नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। गोरखपुर पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। 2 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गोरखपुर पुलिस ने घेराबंदी करके श्रीराम चौराहे पर एक टेम्पो को पकड़ा। उसमें अवैध शराब लदी हुई थी। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। पूछताछ में दोनों ने शराब और अवैध गोदाम के बारे में जानकारी दी। गुलरिया इलाके के शताब्दीपुरम कॉलोनी में छापा मारने पर गोदाम से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। उसमें हम लोगों ने टोटल 180 पेटी 640 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है, जो हरियाणा की बनी हुई है। हरियाणा से यहाँ तक आई है। 3 जगह अलग अलग 2 जगह से ये बरामद की गई है और जिस गोदामों में रखी गई थी उसको भी हमने मुलजिम बनाया है, जिसके यहाँ ये खेप रखी गई थी। हम लोग दोनों को अरेस्ट कर रहे हैं। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इस शराब की जो कीमत है अनुमानित वो लगभग 4.5 लाख रुपए है। क्राइम ब्रांच और शाहपुर पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए लोगों से पूछताछ करके उनके गैंग में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इस अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों की तलाश में भी लगातार दबिश दी जा रही है। गोरखपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रिटायर रेल कर्मी की पत्नी और 12 साल के नाती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस इसे संपत्ति विवाद से जोड़कर देख रही, क्योंकि पति पत्नी में बीते 7 सालों से अनबन चल रही थी। फिलहाल दोनों एक ही मकान में अलग अलग रहते थे। गोरखपुर के शाहपुर थाना इलाके के रामजानकी नगर में रिटायर्ड रेलकर्मी बीरेंद्र सिंह की पत्नी और उनके नाती को चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घर में शव मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई। फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस इस मामले को संपत्ति विवाद से जोड़कर देख रही है। रेलवे से रिटायर्ड बीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के बीच 7 साल से अनबन चल रही थी। बीरेंद्र सिंह ने पत्नी को घर से निकाल दिया था, लेकिन 1 हफ्ते पहले समझौता होने के बाद बीरेंद्र सिंह ने पत्नी चंदा को मकान के 3 कमरे में रहने दिए थे। घर के अंदर ही दोनों की बॉडी मिली है। दोनों की हत्या की गई ऐसा लग रहा है और इन महिला जो मृतका है, इनका अपने पति से पिछले 7 साल से विवाद चल रहा था। आपस में घटना का मुआयना किया गया है और बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। FIR पंजीकृत करके और संवैधानिक कार्रवाई। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद में हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने CCTV फुटेज और सर्विलांस की मदद से हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अपने विवादित बयानों से कई बार बीजेपी को मुश्किल में डालने वाले बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह एक बार फिर चर्चा में है। विधायक जी बलिया में हुए गोलीकांड में फरार बीजेपी नेता से सहानुभूति जताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। बलिया के रेवती थाना इलाके के दुर्जनपुर गांव की घटना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के सामने इस तरह की घटना कई सवाल खड़े करती है। मारे गए जयप्रकाश पाल के भाई ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मामले में ढिलाई बरती और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस मामले में विवादित बयान भी दिया है। उन्होंने घटना को क्रिया की प्रतिक्रिया बताया है। अगर कोई हमला करेगा तो सामने वाला क्रिया की प्रतिक्रिया तो देगा ही। विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि कोटे की दुकान के लाइसेंस के लिए खुली बैठक आयोजित की गई थी। एक पक्ष ने पूरे दस्तावेज दे दिए थे, जबकि दूसरा पक्ष नहीं दे रहा था, जिसके बाद वहां पर मारपीट और भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करके न्याय को का गला घोट रहे हैं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनके पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। मेरा आप प्रशासन से और समस्त जनता से भी इस भ्रामक में नहीं रहना चाहिए। जो भी ये घटना हुआ है इसकी निंदा जरूर होनी चाहिए, लेकिन न्याय पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो जिस अंश में गलती किया है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब बैरैया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने बयान से बीजेपी की किरकिरी कराई हो। अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहना उनकी आदत है। हाथरस केस को लेकर भी विधायक ने टिप्पणी की थी। बलिया में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हुई हत्या के मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस घटना पर चिंता जाहिर की है। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने सनसनीखेज हत्या को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि बलिया में सत्ताधारी बीजेपी के नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से यूपी में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। एसओ साहब से जो WC दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी का सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। ये कल जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत जघन्य घटना है। इस घटना को हम लोगों ने एज चैलेंज ही लिया है। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं, FIR में 8 को नामजद किया गया है, कुछ अननोन में हैं। एक भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई की जाएगी। उधर बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा कि बलिया में हुई घटना अति चिंताजनक है। साथ ही अभी भी महिलाओं और बच्चियों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न से यह स्पष्ट हो जाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये बेहतर होगा। उधर कांग्रेस ने भी बलिया की घटना को लेकर सरकार को घेरा। पार्टी ने आरोप लगाया कि यूपी में पूरी तरह से जंगलराज है। पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी हैं और हर जगह दबिश दी जा रही है और मेरा यह मानना है कि शीघ्र वहाँ पे उसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बलिया में आया हूँ। मुझे अभी हो सकता है कि अभी कुछ और अपडेट्स हो गए हों जिसकी मुझे भी जानकारी ना हो, तो कुछ टाइम बाद मालूम करके मैं इस बात को बता पाऊँगा। लेकिन शीघ्र जो है दबिश पड़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, टीमें गठित कर दी गई हैं जो मेरी जानकारी में है और मेरा यह मानना है कि शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी कर दी जाएगी। बलिया के दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर हुए विवाद में बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने भरी पंचायत में एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी। हैरानी वाली बात यह है कि इस घटनाक्रम को एसडीएम और सीओ के सामने अंजाम दिया गया। इस घटना में कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम सुरेश कुमार पाल और सीओ चंद्रकेश सिंह समेत वहां ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था। हत्या के मामले में कई लोगों को नामजद भी किया गया है। बलिया कांड को अंजाम देने वाले जिस धीरेन्द्र सिंह को बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उससे पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। गाजीपुर पहुंचे मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि बलिया में जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन धीरेन्द्र सिंह से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बलिया मामले पर प्रतिक्रिया देने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। कोई वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष ने उसको स्पष्ट किया है कि कहीं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, कहने को कोई भी कुछ। लेकिन जो हमारे सूचीबद्ध कार्यकर्ता होते हैं जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है वो सब हमारा ऑन रिकॉर्ड रहता है। अखिलेश यादव जी पहले बताएं कि जिस रेपिस्ट गायत्री प्रसाद प्रजापति को लेकर के प्लेन में घुमाते थे, स्कूटर पे घूमते थे, जिसकी जमानत आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, उसके बारे में ट्वीट करें वो। महाराजगंज में एक अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर प्रशासन ने छापा मारकर उसे सील कर दिया है। यह सेंटर अवैध रूप से चलाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। महाराजगंज के घुघरी नगर में बैकुंठी पुल के पास अवैध तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर प्रशासन ने छापा मारा। एक मकान में चल रहे इस अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया। मौके से सोनोग्राफिक मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर और तमाम दस्तावेज भी बरामद किए गए। पुलिस प्रशासन को यहां अवैध रूप से लिंग परीक्षण किए जाने की सूचना मिली थी। एंट्री रजिस्टर में देखने से ये पता चल रहा है कि पिछले 3 साल से वो ये काम कर रहे हैं और बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। तो आगे भी यही कार्रवाई होगी कि इनको तो सीज़ किया जाएगा और NPW वारंट भी लग जाएगा PCP NDT में। और आगे तमाम ऐसे यहाँ पे घुघली क्षेत्र में जितने भी डॉक्टर है जो बिना लाइसेंस के चला रहे हैं उनके ऊपर भी हमारे पास सूचना है, ज़रूर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जिस मकान में ये अल्ट्रासाउंड सेंटर अवैध रूप से चलाया जा रहा था वहाँ न तो कोई बोर्ड लगा था और न ही कोई शख्स मौके पर मिला। दस्तावेजों के आधार पर पता चला कि करीब 3 साल से ये सेंटर इसी तरह से चलाया जा रहा था।
लंबे समय तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के बाद भी अधर में लटके सहायक अध्यापकों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही 68 जिलों में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर चयनित 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 5 अभ्यर्थियों को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के 68 जिलों में इसकी शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परिषदीय स्कूलों में नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लंबी लड़ाई और काफ़ी जद्दोजहद के बाद 31,277 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष किया। बिना भाई भतीजावाद और पूरी पारदर्शिता से नियुक्ति दी जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग को एक लंबी लड़ाई के बाद प्रदेश के अपने युवाओं को काफी जद्दोजहद के बावजूद 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह में हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था और हम लोग 2019 में ही हमारा प्रयास था कि अक्टूबर नवंबर तक हम 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में इन्हें शिक्षक के रूप में सेवा करने का एक अवसर प्रदान कर सकें। इससे पहले सभी जिलों में बुधवार और गुरुवार को काउंसलिंग कराई गई। इसमें अभ्यर्थियों के सभी शैक्षिक और प्रशिक्षण मूल दस्तावेजों का भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन रिकॉर्ड से मिलान किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पहले चरण में 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद के लिए चुने गए 31,277 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। हालांकि अब इसे लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। छात्रों का हवाला देकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस लिस्ट में आरक्षण नीति का ध्यान नहीं रखा गया और कम नंबर पाने वालों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया है, जबकि ऊंची मेरिट वाले छात्र सूची से बाहर हैं। सपा प्रवक्ता आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा है कि इतनी खामियों वाली ये लिस्ट आखिर किस दफ्तर में बनी है। कमाल है उत्तर प्रदेश की सरकार, 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकालती है, गिरते पड़ते किसी तरह से 31,000 शिक्षकों की भर्ती कर पाती है और उसमें भी अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इसमें आरक्षण नीति को फॉलो नहीं किया गया है। कम मार्क्स वालों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ज्यादा मार्क्स वाले अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये लिस्ट किस दफ्तर में बनी थी, कम से कम ये तो पता चल जाए। एक तरफ जहां सहायक अध्यापक पद पर चयनित 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो गया है, वहीं लिस्ट में त्रुटि सुधार की मांग को लेकर छात्रों ने 69 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिकारी उनकी फरियाद नहीं सुन रहे। त्रुटि सुधार न होने से अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। छात्रों का कहना है कि इसके कारण चयनित होने के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची से बाहर हो गए हैं। अपराधियों पर लगाम लगाने की कवायद में जुटी आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद 2 इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आजमगढ़ के थाना फूलपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब मुठभेड़ के बाद 35,000 के 2 इनामी बदमाश मनोज सिंह और राकेश सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार दोनों बदमाशों के पास से अवैध असलह और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। 2 शातिर वाहन चोर जो कि पहले से वांटेड थे और इनसे भारी मात्रा में 4 व्हीलर बरामद हुए थे।
थाना महराजपुर में, इनके ऊपर हमारे महराजपुर थाना क्षेत्र से जनपद से 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था और मफरूरी में इनके खिलाफ चार्जशीट लगी हुई थी। थाना बलरामपुर से भी इन पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है। ये पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 2 असला बरामद हुए, कारतूस बरामद हुए हैं और अभी इनसे और पूछताछ में कुछ और चीज़ें पता चली जिन पर कार्रवाई जारी है और आगे आपको फिर बाद में बताएंगे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से दीदारगंज की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए नाकाबंदी की तो दोनों शातिर बदमाश रास्ता बदलकर भागने लगे, लेकिन भोर महू चौराहे के पास पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ की सरकार 17 अक्टूबर से मिशन शक्ति का आगाज कर रही है। शारदीय नवरात्र से बसंतिक नवरात्र तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत 17 अक्टूबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ में करेंगी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में मिशन शक्ति का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को समर्पित 180 दिन का महत्वपूर्ण मिशन शक्ति अभियान शनिवार से शुरू हो रहा है। इस प्रदेश व्यापी अभियान का शुभारंभ लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जबकि बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। शारदीय के वंशतिक नवरात्र तक चलने वाले अभियान में प्रत्येक जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली 100 महिलाएं, बालिकाओं का चयन भी रोल मॉडल के रूप में करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए प्रदेश भर में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कल से की जाएगी और आप देखिए कि ये जो वैन है, ये वैन पूरे प्रदेश भर में कल से 180 दिनों तक लगातार चलेगी। कल शारदीय नवरात्र का दिन है, पहला दिन है और शारदीय नवरात्र से लेके बसंतिक नवरात्र तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ से करेंगी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान प्रदेश भर के 75 जिलों में के साथ ही साथ 521 ब्लॉक, 59,000 पंचायतों और 630 शहरी निकायों के साथ ही साथ 1535 थानों के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने के प्रशिक्षण देकर सम्मान के प्रति उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे। तो इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान के साथ साथ महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का भी काम करेगी। अब देखना यह होगा कि ये अभियान किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कार्यरत होता है और किस तरीके से प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम करेगी। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ विकास श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, लखनऊ। मिशन शक्ति अभियान के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन और जिले के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, महिला अपराध और बाल अपराध से संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए हर महीने 1 सप्ताह के विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। प्रदेश के सभी 75 जिलों, 521 ब्लॉकों, 59,000 पंचायतों, 630 शहरी निकायों और 1535 थानों के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण देकर सुरक्षा और सम्मान के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले चरण में अभियान को जागरूकता आधारित रखा जाए, जबकि दूसरे चरण में मिशन शक्ति के क्रियान्वयन पर बल दिया जाए, जबकि संगठन, विभिन्न महिला संगठन, मीडिया और जागरूक सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समिति बनाकर विभिन्न रोल मॉडल का चयन किया जाए। ऐसी महिलाओं और बालिकाओं का चयन होगा जो विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लिए एक प्रेरणा बनी हो और विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयास कर सफलता पाई हो। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव कोरोना से पीड़ित हैं। उनके जल्द सेहतमंद होने की कामना को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में हनुमान सेतु स्थित हनुमान मंदिर में हवन पूजन किया। हवन पूजन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं के हाथों में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की फोटो थी। उन्होंने सपा संरक्षक के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।